वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम और खास करके बीएससी एजी और बीएससी होम साइंस में भी को करिकुलर के रूप में पूछा जाता है। आपको बता दूं, को करिकुलर कोर्स का मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र, या फिर आप इसको और भी कह सकते हैं सह पाठ्यक्रमिक अनिवार्य प्रश्न पत्र। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आपको पढ़ना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं इस प्रश्न पत्र की होती हैं, ये बात भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आपको बता दूं, फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है ये सभी में पूछा जाता है और परीक्षा ये वाली पास करना आपको अनिवार्य होता है। अगर इस परीक्षा में आप नहीं भी पास होते हैं तो आपको अगले साल एक प्रकार से आप इसमें बैक पेपर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है बहुत कम जो है ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको जो है मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते, मतलब अधिकतर बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि सरल प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से आपको मुश्किल से 40 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए हैं तो लगभग आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो केवल क्वालिफाइंग मतलब इसका नंबर आपके उसमें ऐड भी नहीं होता, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो को करिकुलर कोर्स का जो नंबर होता है ये आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होता है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर के रूप में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना होता है। तो आइए हम उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में एक प्रकार से हूबहू आने वाले हैं। एक बार सभी दोस्त हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और शुक्ला स्टडी पॉइंट की तमाम वीडियोस आप देखते रहें, ठीक है। चलिए एक मिनट। हाँ, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? ऑप्शन ए दिया है, पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, या पीड़ित सदमे में है, या पीड़ित बोलने और झटकों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, या पीड़ित अभी भी सतर्क है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कम चेतना वाले पीड़ित पर जो लागू होता है इन चारों कथनों में से, वो लागू होता है पहला वाला कथन, यानी कि पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, ये कम चेतना वाले पीड़ित पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से एग्जाम में बन सकता है कि आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं। कि कोई अगर खून बह रहा है किसी व्यक्ति के शरीर से तो वो नस कटने से बह रहा है या एक प्रकार से उसके और अलग से बह रहा है, ये कैसे आप पता लगाएंगे कि भाई कोई खून नस से ही बह रहा है। तो आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? घाव से रक्त समान रूप से बहता है, या घाव से रक्त तेजी के साथ बहता है, या घाव से रक्त धीरे धीरे बहता है, या फिर उपरोक्त सभी जो है सिचुएशंस फॉलो होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप नस से खून बहने की पहचान जो कर सकते हैं वो घाव से रक्त जब एक समान रूप से बहेगा तो आप जान जाइएगा कि एक प्रकार से खून जो बह रहा है वो नस कटने के द्वारा ही बह रहा है। तो घाव से रक्त समान रूप से बहता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, एक बार सभी दोस्त जितने भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आप आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाते हैं? तो बताएं, आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में आप गांठ कहाँ लगाते हैं भैया? तो बताएं, हमेशा पट्टी के ऊपर या घाव के ऊपर या स्पष्ट रूप से घाव से दूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपातकालीन पट्टी की जो पट्टियां होती हैं उसके अंत में जो गांठ होती है वो घाव से दूर लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से घाव से दूर पट्टी की में गांठ लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अगला है, नीचे बताई गई चीज़ों की डायन से झटका लग सकता है। देखिए, बेहोशी की एक छोटी अवधि, या दिल का दौरा, या फिर मतली की भावना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दिल के दौरे में एक प्रकार से जो नीचे दी गई चीज़ें हैं उनमें दिल का दौरा जो है वो डायन से झटका लग सकता है, एक प्रकार से जानिए डायन से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यात्रा में शॉक लगने पर क्या करना चाहिए? यात्रा में शॉक लगने पर क्या करना चाहिए भैया? तो यात्रा में जब आपको शॉक लग जाए तो क्या यात्री को पानी पीना, मतलब कि कोई कुछ पीने के लिए देना चाहिए? बिल्कुल पीना तो उसमें चाहिए ही नहीं, यात्री को सोने दें नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीने के लिए कुछ ना दें और यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता दें, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छोटे कट के लिए
आप क्या करते हैं? साबुन और पानी से धोएं और एक छोटी पट्टी के साथ कवर करें, या केवल एक छोटी पट्टी के साथ कवर करें, या रुई के साथ घाव को साफ करें, फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे कट के लिए आपको क्या करना चाहिए, साबुन और पानी से उस कट को धोना चाहिए और एक छोटी पट्टी के साथ उसको कवर करें यानी ढक दें। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है? CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है भैया? तो CPR प्रक्रिया में शामिल क्या है? केवल बचाव श्वास, या केवल छाती का संपीड़न, या बचाव श्वास और छाती संपीड़न दोनों, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CPR प्रक्रिया में बचाव श्वास और छाती संपीड़न, मतलब छाती पर एक प्रकार से इसे हाथ से दाबा जाता है तो उसको CPR प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो क्या करना चाहिए? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो क्या करना चाहिए? तो जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो ऐसी स्थिति में तुरंत CPR शुरू करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति की सांस लेने की अनुपस्थिति का इलाज करने के लिए, या पीड़ितों के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, या अपर्याप्त श्वास का इलाज करने के लिए, या व्यक्ति को फिर से ढूंढने यानी स्थानांतरित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमलिच प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है वो पीड़ितों के वायु मार्ग में अगर रुकावट आ जाती है तो उसको दूर करने की एक प्रक्रिया है हेमलिच। ऑप्शन नंबर बा में दिया है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? धमनी रक्तस्राव माने खून का बहना। तो आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं भाई? घाव से रक्त का प्रवाह तेजी के साथ होता है तो जान लीजिए कि धमनी रक्तस्राव हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या अर्थ है? फास्ट यानी FAST। तो F का मतलब होता है फेस यानी चेहरा, A का मतलब होता है आर्म्स मतलब हथियार, ठीक है, और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है भैया स्पीच यानी भाषण, और T का मतलब होता है टाइम यानी समय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी चेहरा, हथियार, भाषण और समय। फास्ट का यही अर्थ होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और कितने श्वास लेना चाहिए? बताइए, एक वयस्क व्यक्ति के संदर्भ में ये बातें पूछी जा रही हैं कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और श्वास लेना चाहिए भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 संपीड़न और 2 श्वास। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक अभी भी त्वचा के नीचे है और एनाफिलेक्टिक सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की ज़रूरत है। इसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसके बाद आप क्या करेंगे भाई? इसके बाद आपको करना यही है कि आप स्टेराइल चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके जो स्टिंगर है उसका, मधुमक्खी का, उसको आप निकाल दें। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति को पीनट बटर से एलर्जी है और वह एनाफिलेक्टिक सदमे में जा रहा है, तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? तो इसके बाद आपको तुरंत जो है चिकित्सीय व्यवस्था करना चाहिए उसके लिए, तभी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप कर लीजिए कोई भी चिकित्सीय सहायता तुरंत, ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर होगा ऐसी स्थिति में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न है, एल्बियोली क्या है? फटाफट से आप बताएंगे एल्बियोली क्या है भैया? एल्बियोली छोटी कोशिकाएं होती हैं या बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं? छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं या फेफड़ों में एक छोटी थैली होती है? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है एल्बियोली क्या है? तो एल्बियोली जो है वो फेफड़ों में एक छोटी थैली होती है, उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो सकता है? धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो सकता है भैया? बताएं सभी लोग। तो धूम्रपान करने से वातस्फीति रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है,
किस रोग में? एपेनिया में या हाइपरपेनिया में या टैचिपेनिया में या आर्थोपेनिया में? तो लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है आर्थोपेनिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है सीने में तेज दर्द, बुखार और उथली सांस किसके लक्षण हैं? फांग तालु के या टांसलिटिस के या फुफ्फुस के या हाइपोक्सिया के? तो सीने में तेज दर्द, बुखार और उथली सांस जो हैं ये फुफ्फुस के लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए एक होगा, तो ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए छींक आती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रेरणा के दौरान क्या होता है? वक्षीय आयतन में कमी होती है या वक्षीय दबाव कम हो जाता है या बाहरी इंटरकोस्टल शिथिल हो जाते हैं या डायफ्राम शिथिल हो जाता है और कम हो जाता है? तो प्रेरणा के दौरान जो होता है वक्षीय दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वक्षीय दबाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वास्तविक गैस विनिमय कहाँ होता है? वास्तविक गैस विनिमय कहाँ होता है भैया बताएं? श्वास नली में, डायफ्राम में या फिर ब्रोंकाई में या फिर एल्वियोली में? तो वास्तविक गैस विनिमय जो होता है वो एल्वियोली में होता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। शंख का क्या कार्य है बताएं? नासिका और मुंह गुहाओं को अलग करने के लिए या अधिक वायु संचालन की अनुमति देने के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए? बताएं शंख का कार्य क्या होता है? अधिक वायु संचलन की अनुमति देने के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शंख का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। प्रश्न है अगला, रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया। बताएं रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 1879। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, धमनीय रक्तस्राव में, यानी जब धमनीय रक्तस्राव होता है तो उसमें क्या करना चाहिए? खून मतलब कि उसमें क्या होता है? खून चमकीला और उछलता हुआ बाहर निकलता है, खून नीलापन लिए हुए गहरे लाल रंग का होता है या खून धीरे धीरे बहता है? तो खून चमकीला भी होता है और उछलता हुआ बाहर मतलब तीव्र गति से थोड़ा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हड्डी की टूट के लक्षण क्या हैं? तो हड्डी के टूट के लक्षण क्या हैं? सूजन और दर्द भी आपको महसूस होगी, शक्ति की कमी भी आपके अंदर होगी, अंग में हिलने डुलने की क्षमता भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी लक्षण जो होते हैं हड्डी टूट के होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राथमिक उपचार का क्या तात्पर्य है? प्राथमिक उपचार का क्या तात्पर्य है भैया? देखिए, घर की दवाइयों से इलाज करना नहीं, घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पूर्व उपचार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पहले ही उपचार करना वो कहलाता है प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना। ये एक प्रकार से ये प्रमुख उद्देश्य होता है कि जब तक डॉक्टर ना आ जाए तब तक व्यक्ति को एक प्रकार से होश में रखा जाए, तब तक व्यक्ति को एक प्रकार से उसकी स्थिति को ज़्यादा बिगड़ने ना दिया जाए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर दा लगा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आपकी बार। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राथमिक उपचार बक्से यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसमें क्या वस्तुएं होती हैं? तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो होती हैं वो प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं और वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जो बस वगैरह में हर एक गाड़ी में आप देखते हैं एक प्लस वाला डिब्बा होता है, इसे प्लस बना होता है सफ़ेद सफ़ेद और उस पर लाल धारी से सफ़ेद बना होता है, तो वही डब्बा होता है फर्स्ट एड किट। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई थी? तो सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा भारत में ही शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंग्लैंड में प्रथम बार सेंट डाहन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने कब प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड शब्दावली को शासकीय रूप में अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1879। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हृदय का वजन कितना होता है? बताइएगा भाई सभी लोग, हृदय का वजन कितना होता है भाई? तो हृदय का वजन कितना होता है?
हृदय का वजन जो होता है वो 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए, तो बेहोश व्यक्ति को उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, देखिए तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि जो है आप अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। अगला प्रश्न है, शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों के द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है? तो शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों के द्वारा रक्त भेजने का जो कार्य करता है वो बायां निलय करता है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना हुआ होता है? बताएं। तो कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी और लचीले ऊतक का बना होता है? तो बनी होती है ट्यूनिका मीडिया। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहां से उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है? बताएं। तो किसके द्वारा संपन्न होता है? कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताएं। तो आप सभी को पता होगा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताएं। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? तो वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर जो होती है वो 72 बार होती है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो सामान्य मनुष्य 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्वसन के समय डायफ्राम होता है, तो प्रश्वसन के समय डायफ्राम जो होता है वो संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, ललाट शंख को शंख यानी कि जो है टेम्पोरल खंड से अलग किया जाता है। बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललाट खंड को शंख यानी कि टेम्पोरल खंड से अलग किया जाता है, तो वो पार्श्विक प्रमस्तिष्क परिखा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है वर्मिस। ऑप्शन नंबर दा में दिया है वर्मिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रतिच्छेदी करने वाले एक्सोन के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो प्रतिच्छेदी करने वाले एक्सोन के नेटवर्क को हम लोग प्लेक्सस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेत्र गति नियंत्रित होती है, नेत्र गति नियंत्रित किसके द्वारा होती है भैया? चक्करक तंत्रिका के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, प्रमस्तिष्क प्रांत तथा यथार्थता एवं सटीक रूप से समन्वित अंग गतिविधियों को लाने के लिए कौन से मार्ग मोटर सिग्नल ले जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रातंस्त मेरुदंड मार्ग। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स विभिन्न परतों से ढके होते हैं, वे हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक प्रकार से अंतस्तंत्रिका कला एवं तंत्रिका आवरण और तंत्रिका आवरण और परितंत्रिका। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन्स इन सभी विभिन्न परतों से ढके हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के बाहरी आवरण को हम लोग मस्तिष्क आवरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किसने किया? तो 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। किसने किया था? नहीं, ये प्रश्न थोड़ा सा आप 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किसने किया था, यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा भी रखिएगा सस्पेंस में, मैं देखूंगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो स्वाद के अनुभव में सहायता करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताएं सभी लोग, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो स्वाद के अनुभव में सहायता करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें स्वादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बताइएगा सभी लोग, किस जनन परत से क्या होता है? किस जनन परत से रक्त और परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बताइएगा। एक्टोडर्म या फिर मीजोडर्म या फिर एंडोडर्म? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजोडर्म। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है? इनमें से शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूणपोष या फिर युग्मनज, बताएं। तो द्विगुणित संरचना जो है वो युग्मनज की है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर होता है। तो कार्पस कैलोमस से होता है, या कार्पस यूटेरी से होता है, या कार्पस लुटियस से होता है, कार्पस जो है एब्लिकेंस से होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो कार्पर लुटियस से होता है, कार्पस लुटियस। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल 9 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो कोरक की गुहा जो कहलाती है वो ब्लास्टोसील कहलाती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में, अंडकोश में, या किडनी में, या फेफड़े में, बताएं। तो खास करके प्रश्न आपसे बड़ा अच्छा पूछा गया है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होती है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? त्वचा क्या बनाती है भैया? त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है? गर्भाशय, भग या लेबिया मेजोरा। ये तीनों महिलाओं में पाए जाते हैं। भग, गर्भाशय और लेबिया मेजोरा ये महिलाओं के एक प्रकार से जननांग हैं, जबकि बात की जाए काउपर ग्रंथि की तो ये पुरुषों का। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। तो कितने अंडाणुओं का होता है? एक अंडाणु का। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से आ चुके हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चले जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, बताएं। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, किससे प्रेरित होता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। शुक्राणु जनन जो है वो प्रेरित होता है। तो शुक्राणु जनन जो प्रेरित होता है वो ACTH के द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्रोसोम से स्रावित होता है। एक्रोसोम से स्रावित होता है हाइलोरोनिडेज। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कापर लुटियस से स्रावित होता है। तो कापर लुटियस से क्या स्रावित होता है भैया? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव के मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं, बताएं। तो प्रश्न आपसे बड़ा अच्छा पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव के मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, FSH, LH और एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होता है? तो मनुष्य के अपरा से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फैलोपियन नालिका या फैलोपियन ट्यूब का अंडाशय से निकटस्थ भाग को क्या होता है? तो फैलोपियन नालिका का अंडाशय से जो सबसे नज़दीकी भाग होता है वो होता है वायु कोष्ठिका। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें माह में। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सरटोली कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती हैं तथा जनन कोशिकाओं का पोषण प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर सा में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? तो किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती भाई? अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हम प्रश्न चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न अगला क्या है आपका? अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न है कि यह अंग पुरुष प्रजनन का होता है। तो पुरुष प्रजनन का इनमें से कौन सा अंग? गर्भाशय या डिंब ग्रंथियाँ या डिंब नालिकाएँ या वृषण। तो पुरुष जो है, जो पुरुष वाले अंग मतलब कि पुरुष के प्रजनन का अंग है वो होता है वृषण। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये महिलाओं के प्रजनन अंग हैं।
अगला क्वेश्चन है पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं बिल्कुल समान, छोटे बड़े या भिन्न और परस्पर पूरक होते हैं। तो पुरुष और स्त्री के जो प्रजनन अंग होते हैं वो भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं और परस्पर पूरक भी होते हैं एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्तनों की रचना होती है, स्तनों की रचना होती है संयोजी ऊतकों से और वसा से, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, यह अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, बताएं गर्भाशय, डिंब ग्रंथियां या डिंब नालिकाएं। तो स्त्री प्रजनन तंत्र का जो अंग है ये सभी अंग जो है एक प्रकार से स्त्री प्रजनन तंत्र के ही अंग है, डिंब ग्रंथियां, डिंब नालिकाएं और गर्भाशय। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे स्तनों से स्रावित दूध में पाया जाता है, तो जो महिलाओं के स्तनों से दूध स्रावित होता है उसमें वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसीलिए जो है दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है। ठीक है, और बच्चा एक प्रकार से माता का दूध पी करके अपना जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से करता है और उसको भूख भी नहीं लगती, मतलब भूख उसकी मिट जाती है, सारे तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गर्भाशय में भ्रूण के स्थापित होने के उपरांत उसका पूर्ण विकास होता है 6 मास में, 8वें मास के मध्य में या लगभग 9 मास उपरांत या 10 मास उपरांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्या है कि गर्भाशय में भ्रूण के स्थापित होने के उपरांत उसका पूर्ण विकास होता है, तो 6 मास में उसका पूर्ण विकास होता है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गर्भकाल जो होता है 9 महीने के दौरान मतलब होता है। अगला प्रश्न, भ्रूण का रोपण होता है कहाँ पर होता है, योनि में, गर्भाशय में या अंडवाहिनी में या फैलोपियन नालिका में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भ्रूण का जो रोपण होता है वो गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण क्या है, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता या फुर्तीलापन। तो एक प्राथमिक चिकित्सक का ये तीनों गुण होने चाहिए, यानी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता और फुर्तीलापन भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती, दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या अल्पकालीन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा जो दी जाती है वो तत्काल दी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, घायल को सांत्वना देना और घायल को गंभीर होने से बचाना, ये सभी उद्देश्य होते हैं प्राथमिक चिकित्सा के, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। व्यक्तित्व का कुसमायोजन क्या प्रकट करता है भाई, तो व्यक्तित्व का कुसमायोजन जो होता है वो झगड़ालू प्रवृत्तियों को प्रकट करता है या पलायनवादी प्रवृत्तियों का या आक्रमणकारी के रूप का। तो व्यक्ति का कुसमायोजन जो प्रकट करता है वो झगड़ालू प्रवृत्तियों को भी प्रकट करता है, पलायनवादी प्रवृत्तियों को भी प्रकट करता है और आक्रमणकारी के रूप में भी एक प्रकार से प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वालों को कहते हैं, बताइए। तो कल्पना की अधिकता के कारण से दिवा स्वप्न देखने वालों को हम लोग कुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समायोजन नहीं कर पाने का क्या कारण है, द्वंद्व, तनाव, कुंठा या उपयुक्त सभी। तो समायोजन नहीं कर पाने का जो कारण है वो होता है तनाव, द्वंद्व, कुंठा सभी, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है कारण होते द्वंद्व, कुंठा और तनाव। अगला क्वेश्चन सा, समायोजन के प्रकार हैं, रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं और स्थापन समायोजन, ये सब कहीं ना कहीं पे समायोजन के ही प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, सैरी, वर्मा और गोस्वामी ने किस परीक्षण का निर्माण किया था। तो सैरी, वर्मा और गोस्वामी ने मिल करके आत्मबोध परीक्षण का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो समायोजन से तात्पर्य होता है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को अपनी, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की खराबी का क्या कारण है। तो विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की खराबी का कारण है कठोर अनुशासन कभी कभी हो जाता है, व्यवसायिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, अत्यधिक कार्यभार अगर बच्चों को दे दिया गया तो एक प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है बच्चों का, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिमेंशिया रोग के बारे में सही है। तो डिमेंशिया रोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही भाई। देखिए, डिमेंशिया में मानसिक क्षमता में कमी आती है और दैनिक जीवन में हस्तक्षेप होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपना नाम भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक कारण है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर द। ये तीनों जो कारण दिए गए हैं या डिमेंशिया रोग के बारे में जो बताए गए हैं कथन, ये तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अल्जाइमर रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अल्जाइमर रोग के बारे में देखिए, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क की एक अपरिवर्तनीय बीमारी है जो डिमेंशिया का कारण बनती है, बिल्कुल ठीक बात है। अल्जाइमर को टाइप 2 मधुमेह के साथ निकटता से जोड़ा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। अल्जाइमर रोग एक मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन यह एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लक्षण जैसे अवसाद, चिंता इत्यादि का कारण बन सकती है अल्जाइमर, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर द लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी जो है अल्जाइमर रोग के बारे में कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है, इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लगातार आपकी परीक्षा जब से लगी हुई तब से लगातार मैं आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, और इसकी प्लेलिस्ट जो है वो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी है, और हमारा एक दूसरा चैनल है बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल, तो बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के। तो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर और विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसको भी मैंने सॉल्व करवाया था, तो आप वो भी देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, न्यूरोसिस की विशेषता क्या है। न्यूरोसिस की क्या विशेषता है भैया। तो किसी दिए गए तनाव के लिए सबसे लंबे समय तक भावात्मक प्रतिक्रिया जो होती है वो न्यूरोसिस की विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिर्गी रोग मिर्गी रोग में रोगी को क्या होता है। दुख और खुशी या भय और वीरता के दौरे या आक्षेप के दौरे होश खो देता है, फिर बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मिर्गी रोग में जो रोगी होता है वो आक्षेप के दौरे भी आते हैं और होश भी खो देता है, यानी बा और सा दोनों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है। वंशानुगत कारक, बचपन के अनुभव या मस्तिष्क में परिवर्तन। तो मानसिक रोग में तीनों शामिल एक प्रकार से नहीं है, वंशानुगत कारक, बचपन के अनुभव और मस्तिष्क में परिवर्तन। एक मिनट प्रश्न क्या है आपसे, मानसिक रोग में शामिल कौन सा इनमें से नहीं है। और रूमेटिक फीवर, तो इनमें से जो रूमेटिक फीवर है वो मानसिक रोग में शामिल है, जबकि बचपन के अनुभवों से भी मानसिक रोग प्रभावित होता है, वंशानुगत कारकों से और मानसिक में परिवर्तन होने से भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं है, रूमेटिक फीवर। अगला प्रश्न है, मानसिक रोग की प्रवृत्ति है। मानसिक रोग की क्या प्रवृत्ति भाई। एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेह नहीं, झगड़ालू परिवार, गरीबी और अवसरों की कमी। तो मानसिक रोग की जो प्रवृत्ति है वो होती है वंशानुगत से, वंशांगति, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता है स्नेह, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और अनुशासन। अगर ये सभी नहीं मिलता है एक बच्चे को मानसिक बीमारी, तब उसमें विकास हो जाएगा। अगर उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, उसका मार्गदर्शन और अनुशासन में नहीं रखा जाएगा तो मानसिक बीमार व्यक्ति हो सकता है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मानसिक बीमारी के लिए सामाजिक उपचार की आवश्यकता है। तो मानसिक बीमारी के लिए एक प्रकार से मनोविकृति का उपचार या सामुदायिक स्वास्थ्य का रखरखाव या मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वास या लत की रोकथाम। तो मानसिक बीमारी के लिए सामाजिक उपचार की जो आवश्यकता है वो है मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वास, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोग कौन सा है। मानसिक रोग कौन सा है भाई, न्यूरोसिस जो है वो मानसिक रोग है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक विकार नहीं है इनमें से। देखिए, मिर्गी, मनोविकृति और न्यूरोसिस ये मानसिक विकार हैं, जबकि गाउट जो है मानसिक विकार नहीं है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास की अवस्था है। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास की अवस्था है भावात्मक रवैया या व्यक्तित्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व और भावात्मक रवैया दोनों की अवस्था है, ऑप्शन नंबर सा आ एंड बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना समझा। इससे पहले एक मॉडल और भी हमने अभी 2-3 दिन पहले दिया है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। BA BSc BCom का मॉडल पेपर है 2023 के लिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो लगभग आज की वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जाना, समझा और परखा। तो ये भी मॉडल पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे पहले वाला जो मैंने दिखाया था वो भी इंपॉर्टेंट है। और भी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट जब आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2023 और 2022 के आप मॉडल पेपर को देखिएगा, आसानी से आप समझ जाइएगा सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।